नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का में जो भी सवाल दिया गया है वो किस पे आधारित है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेयिका पे। विभाजन एल्गोरिदम क्या है? तो आइए पहले इसको देखते हैं कि यह क्या है। यूक्लिड भाग एल्गोरिदम बराबर क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां क्या होता है, जहां 0 इज स्मॉलर देन आर, या इसके नीचे में एक ऐसा साइन दिया होता है 0 इज स्मॉलर देन आर और आर इज स्मॉलर देन बी। इसके नीचे में ऐसा साइन दिया रहता है। इसका मतलब यह होता है कि या तो आर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा आर का मान नहीं होगा। यूक्लिड भाग एल्गोरिदम बराबर क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 स्मॉलर देन आर और r इज स्मॉलर देन b। अब इसमें हमको ये जानना है कि a किसको कहते हैं, b क्या होता है, q किसको कहेंगे और r क्या होता है। यहाँ a को जाने, b को जाने या q को जाने, r को जाने, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से a का मान दिया होगा, b का मान दिया होगा, q का मान दिया होगा, तो हम उसको उसके मान के जगह पे रख के उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान नहीं दिया होगा और फिर कुछ बनाने मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि a किसको कहते हैं, b किसको कहते हैं, q किसको कहते हैं। तो देखिए, एक भाग की प्रक्रिया से इसको समझते हैं कि हमारे पास 16 है और इसमें भाग देते हैं हम लोग कितने से? 3 से। 3 से जब 16 में भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा? तो या तो 16 होना चाहिए 3 के पारा में, और अगर नहीं है 16 तो क्या लेते हैं हम लोग? क्या लेंगे? इसका निकटवर्ती मान लेंगे। इसका निकटवर्ती मान क्या होगा? जो 3 के पारा में। भाग तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं और अभी तक में बहुत कुछ जानते भी हैं भाग के बारे में, लेकिन इस तरह से भाग को यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका में किस तरह से भाग को हम लोग समझते हैं उसको जानने के लिए ही इस भाग को लिया गया है। तो देखिए, 3 के पहाड़ा में 16 का निकटवर्ती क्या है? 5 बार में पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाता है? 1। 16 में 15 घटाएंगे तो 1 आ गया, 1 में 1 गया तो ये 0 हो गया। ऐसे 16 में 15 घटाते हैं तो 1 होता है। 1 जो ये बचा है ये क्या है? इसको कहते हैं शेषफल। ये सब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये जो बचता है नीचे इसको कहते हैं शेषफल। यहाँ जो ये आया इसको कहते हैं भागफल। ये 16 जो है ये क्या है? भाज्य है, और ये क्या है? हमारा भाजक है। अब देखिए, अगर कोई हमको ये कहता है कि ये कैसे सही है, ये कैसे सही है, इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? इसको पूरा करने का एक रूल है जो हम लोग बचपन में ही सीखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस होता है शेषफल। प्लस होता है शेषफल। देखिए क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य हमारा क्या है? 16 है, हम यहाँ लिखते हैं 16 बराबर क्या लिख देंगे? भाजक। भाजक क्या है? 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, और गुना भागफल, भागफल है मैम 5 तो यहाँ लिखेंगे 5, और प्लस हो जाएगा शेषफल। शेषफल हमारा क्या है? 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 16 बराबर 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, जोड़ 1, या 16 बराबर इधर भी हो गया 16। यानी कि भाज्य हमारा क्या निकल गया? 16 निकल गया, और यहाँ भी भाज्य क्या दिया हुआ था? 16 दिया गया था। तो ये भाग का प्रक्रिया को हम लोग चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। और देखिए इसी रूल पे इसको रखा गया है। इसमें a क्या है? ये भाज्य है, b क्या है? भाजक है, q क्या है? भागफल है, और ये r क्या है? ये शेषफल है।
तो आर क्या है हमारा शेषफल है, बी क्या है हमारा भाजक है, ए क्या है हमारा भाज्य है और क्यू क्या है भागफल है। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। वही तो यहाँ भी लिखा है, देखिए इसमें भी वही लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है, आर हमारा शेषफल है और ए हमारा भाज्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दो ऐसा धन पूर्णांक है जिसको कि आपस में क्रिया कराने से हमको क्या प्राप्त होता है, एक क्यू प्राप्त होता है और दूसरा आर प्राप्त होता है। देखिए इस तीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीन हमारा क्या है बी है, बी को क्या कहते हैं भाजक, तो बी यहाँ लिख सकते हैं, ये तीन हमारा भाजक है। 16 क्या है हमारा भाज्य और भाज्य को क्या कहते हैं ए, तो यहाँ ए लिख सकते हैं। ये क्यू को क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, तो 5 हमारा भागफल है तो इसको लिख सकते हैं क्यू। और आर क्या है हमारा शेषफल है, तो यहाँ हम इसके लिए आर लिख सकते हैं। बी और ए के बीच में क्रिया हुआ है, मिला क्या हमको क्यू और आर। तो हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक को आपस में क्रिया कराने से हमको दो अद्वितीय मान मिलता है, एक क्यू और दूसरा आर। तो अब हम लोग ए को भी जान रहे हैं, बी को भी जान रहे हैं, क्यू को भी जान रहे हैं और आर को भी जान रहे हैं। अब इसको समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को सॉल्व करके देखते हैं कि सवाल में क्या है। यहाँ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली जगह दिया गया है उसी को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यदि b बराबर ए सी तो ए बी का क्या होगा, अगर b बराबर ए सी है तो b a का क्या होगा गुणज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे गुणज, नंबर 1 में भरा जाएगा हमारा गुणज। अब नंबर 2 में है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में ए दिया हुआ है 72, बी दिया हुआ है 9, तो आर का मान निकालना है। तो देखिए आर का मान हम इस पे रख के निकाल सकते हैं कि आर का मान हमारा क्या होगा शेषफल, आर मतलब होता है शेषफल। तो शेषफल ये पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें दिया हुआ है भाज्य और भाजक दिया हुआ है, तो भाज्य हमारा क्या है ए होता है, ए क्या होता है भाज्य होता है, तो भाज्य के जगह पे कहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 72 लिखेंगे और भाजक हमारा क्या है 9 है, तो 9 लिख दिए। अब देखिए 9 के पारा को 8 बार पढ़ेंगे, 9 8 72, ये 2 में 2 गया कट गया, 7 में 7 गया कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0 बचा है। तो आर शेषफल ही पूछ रहा है इसमें कि शेषफल क्या होगा। ये 8 जो निकला ये तो हमारा क्यू है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यहाँ जो निकला वही क्या हो गया हमारा आर हो गया शेषफल। तो शेषफल में कुछ नहीं बचा है तो यहाँ क्या भर देंगे हम लोग, यहाँ भर देंगे 0। अब 2 नंबर हो गया, तीसरा को लेके देखते हैं है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या है बी दिया हुआ है हमारा 4, क्यू दिया हुआ है 5 और आर दिया हुआ है 1। मान निकालना है क्या हमको ए का, तो ए बराबर क्या होता है ए का मान भी निकालना है और ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का ही मान निकालना है तो ए को फिर यहाँ लिख देते हैं, बी के जगह पे बी को रखते हैं 4 और गुना यहाँ बी क्यू मतलब बी गुना क्यू है, तो बी क्यू में लिख दिए यहाँ बी क्यू और क्यू का मान क्या है 5, तो यहाँ लिख दिए 5 प्लस आर, आर क्या है 1 है तो यहाँ लिख दिए। तो ए बराबर लिख सकते हैं 4 गुना 5 20, 4 पंचे 20 जोड़ 1 21, तो ए बराबर लिख सकते हैं 20 और 1 21। ए का मान क्या निकल गया हमारा 21 निकल गया, तो इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा नंबर 3 में ए का मान आ जाएगा 21। इस तरह से नंबर तीसरा हमारा कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 37 दिया हुआ है, बी 4 दिया हुआ है, आर 1 दिया हुआ है, तो क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए इसको भाग के स्ट्रक्चर पे ही लाके देख लेते हैं कि क्या होगा क्यू का मान। और या तो भाग के स्ट्रक्चर पे अगर नहीं लाते हैं तो कैसे लाएंगे, इसको लिख सकते हैं इसे कि ए बराबर
बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का मान तो दिया हुआ है पहले से, यहाँ इस जगह पे ए का मान पहले से ही दिया हुआ है 37, तो यहाँ लिख देंगे 37 बराबर बी का मान दिया हुआ है 4 और गुना क्यू का कोई मान ही नहीं है इसलिए क्यू को क्यू रखेंगे, प्लस आर का मान दिया हुआ है हमको 1, तो यहाँ 1 रख दिए। अब देखिए ये 4 तो क्यू के साथ गुना है, लेकिन 1 जो है ये स्वतंत्र है, इसके पास कुछ नहीं है, क्यू पी टी कुछ भी नहीं है, तो ये तो सिर्फ 1 है, तो इसको हम इधर लाके इसके साथ क्रिया करा सकते हैं। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जब इधर से बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ किसी को ले जाना होता है, तो अगर ये इधर जोड़ की क्रिया में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, घटाव के चिन्ह को लेके आएगा, और इधर अगर गुणा के चिन्ह में है तो इधर आके क्या लाएगा, भाग के चिन्ह में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ये जोड़ के चिन्ह में है, जोड़ 1 लिखा हुआ है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, घटाव के चिन्ह में हो जाएगा। तो 37 माइनस 1 बराबर 4 गुना क्यू लिखेंगे तो 4 क्यू लिख सकते हैं इसको। अब 37 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36 बराबर 4 क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है 4 क्यू और यहाँ है 36, 4 क्यू का मतलब है कि क्यू के साथ 4 का गुना है, तो जब गुना की प्रक्रिया में कुछ रहता है तो उसको जब बराबर के दूसरे तरफ लाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, भाग की प्रक्रिया में चेंज हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि Q बराबर 36/4, तो इसको कर सकते हैं कि 4 के पहाड़ा को पढ़ेंगे कितने बार, 9 बार, तो Q का मान क्या निकल गया हमारा, 9 निकल गया। Q का मान निकल गया हमारा 4 नंबर में 9, तो इस जगह पे लिख देंगे 9। अब नंबर 5 है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, तो महत्तम समावर्तक 92 12 बराबर महत्तम समावर्तक, यहाँ क्या है 12 और यहाँ क्या भराएगा, और उसके बाद है इधर खाली जगह, मतलब इन दोनों जगहों में क्या भराना है यही बात पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको ये ऐसे लिखा गया है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा Q है और ये हमारा R है। तो इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं कि 92 में भाग दे देते हैं 12 से, और भाग फल कितना है 7 है, तो 7 यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए महत्तम समावर्तक है तो इसलिए महत्तम के रूल पे ही चलेंगे, 7 बार में ये आ गया 84, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 था इससे 1 इसमें ले लिए तो यहाँ 8 बचा, 8 में 8 गया तो ये कट के खत्म हो गया। इतना का कंडीशन तो हमको यहाँ से दिया हुआ ही है। अब देखिए महत्तम है तो फिर क्या होगा, महत्तम की प्रक्रिया में जाएंगे, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये जो शेषफल बचा है महत्तम में क्या होता है कि जो हमारे पास शेषफल बचता है वह क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। तो शेषफल हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया, और भाजक जो है वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, मतलब ये 12 यहाँ आ गया। अब 8 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे कि 12 कट जाए, तो 12 तो 8 के पहाड़ा में नहीं है, तो 12 के निकटवर्ती मान में क्या लेंगे, 8 के पहाड़ा को एक ही बार पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ेंगे तो 8 हो गया, 12 में 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ शेषफल इस बार क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। और अभी तुरंत हम बताए थे कि शेषफल जो होता है वो महत्तम समावर्तक में क्या होता है, शेषफल ही भाजक बन जाता है, तो भाजक बन गया 4, और भाज्य क्या बन जाएगा, जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाता है। इसका मतलब ये 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 4 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 8 कट के खत्म हो गया, ये कट के 0 हो गया, तो हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। और हम जानते हैं महत्तम समावर्तक में कि जो भाजक शेषफल को 0 बना देता है वही उसका क्या बन जाता है, महत्तम समावर्तक बन जाता है। तो देखिए एक हमको यहाँ भरना था, तो यहाँ जो भरने की प्रक्रिया था तो यहाँ शेषफल हमारा क्या आया था, 8 आया था, इसलिए यहाँ हम 8 लिखेंगे। अब देखिए भाग को जब इस प्रक्रिया पे लाएंगे एक A बराबर BQ प्लस R के प्रक्रिया पे, तो क्या हो जाएगा इस बार, अभी हम क्या बोले थे कि जो हमारा शेषफल होता है वो हमारा क्या बन जाता है, शेषफल हमारा क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, और भाजक क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो इस बार भाज्य हमारा क्या हो गया, 12 हो गया है, और भाजक हमारा क्या है, 8 है, और भागफल क्या आया, 1 आया, और शेषफल क्या आया था,
4 आया था, यहाँ 4 लिख दिए। अब देखिए इसको फिर उसी प्रक्रिया पे ले आए, a बराबर बी क्यू प्लस आर पे, और फिर इसका अगला स्टेप जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस बार ये भाज्य हमारा 8 है, 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 4 गुना 2 प्लस 0। इस बार क्या हो गया हमारा, ये 8 जो था पहले 8 हमारा क्या था, 8 पहले हमारा था भाजक, लेकिन इस बार ये क्या बन गया फिर से भाज्य। लास्ट स्टेज में ये क्या बन जाता है, भाज्य बन गया, और भाजक क्या बन गया, जो शेषफल बचा हुआ था वही हमारा भाजक बन गया। तो 4 हमारा भाजक हो गया, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और जो भाजक शेषफल को शून्य कर देता है वही उसका क्या कहलाता है, महत्तम समावर्तक कहलाता है। इसलिए यहाँ महत्तम समावर्तक के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 4 लिख देंगे। महत्तम समावर्तक हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब आखिरी सवाल है हमारा नंबर 6 में है कि यदि 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7 और 35 बराबर 7 गुना 5 जोड़ 0 तो महत्तम समावर्तक 42 और 35 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, वही हमको यहाँ भरना है। 42 और 35 का महत्तम समावर्तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि जो भाजक शेषफल को शून्य बना देता है वही उसका क्या कहलाता है, महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 42 बराबर 35 गुना 1 और जोड़ 7, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा A है, ये B है, और ये Q है, और ये R है। तो यहाँ शेषफल हमारा क्या हुआ, 7। अब दूसरा स्टेप जो है हमारा वो क्या है, 35, ये वाला 35 इस बार क्या बन गया, ये बन गया भाज्य, और शेषफल क्या बन जाता है, भाजक, ये गुना हो जाएगा यहाँ भागफल 5, और शेषफल इस बार क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए इसमें क्या हो गया, इस दूसरे स्टेप में ही शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, और शेषफल 0 कैसे आया, इस 7 की वजह से आया। ये 7 जो है ये हमारा क्या है, भाजक है, और जो भाजक शेषफल को शून्य बना देता है वही क्या कहलाता है, उस संख्या का महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो 7 हमारा क्या हो गया, महत्तम समावर्तक निकल गया। 42 और 35 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 7 होगा। इस तरह से नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।